हेलो मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम वंस अगेन टू मेरी। मौसम बदल जाने में बच्चों को कफ एंड कोल्ड होना और फीवर हो जाती है, बहुत ही आम बात है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे बेस्ड है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि फीवर हो जाने पर बच्चे को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या पहनाएं, कैसे एनवायरनमेंट में रखें, नहलाएं नहीं नहलाएं, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन। तो आज मैंने सोचा कि जब इसी पे भी एक वीडियो बनाई जाए। हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ी लंबी लगे, पर प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं आपसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर फीवर होता क्या है। फीवर कोई डिजीज नहीं, फीवर जो है वो एक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसके साथ फाइट कर रहा है। तो बेसिकली फीवर इज अ गुड साइन। वो हमें बताता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सकता है। तो फीवर को हम एज ए डिजीज ट्रीट कभी नहीं करेंगे, हम इसको एक सिम्टम लेकर चलेंगे, या आप कह सकते हैं साइन लेकर चलेंगे। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आखिर किस इन्फेक्शन की वजह से फीवर आया है। तो हमें उस इन्फेक्शन को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि आखिर फीवर का काउज क्या है। तो हम क्या करेंगे कि फीवर आने पर हम फीवर को और फीवर के काउज को दोनों को साथ में ट्रीट करेंगे। हम क्या करते हैं, फीवर आता है, बहुत पैनिक हो जाते हैं और फीवर में को ही ट्रीट करने में लग जाते हैं, और इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते कि आखिर फीवर का काउज क्या है। तो इसलिए फीवर के काउज को जानने की कोशिश करिए और साथ के साथ उसको भी ट्रीट करिए। अगर फीवर का काउज खत्म होगा तो फीवर खत्म होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फीवर पे फोकस करेंगे, काउज को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आई एम श्योर कि फीवर बहुत जल्दी आपका ठीक नहीं होगा। इसलिए दोनों को हम पैरेलल लेकर चलेंगे। अब हमें ये जानना है कि फीवर जो होता है बच्चों को वो किस वजह से हो सकता है। तो बेसिकली इनके 3 रीजंस हो सकते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं बच्चों में। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो है वो है वायरल फीवर्स, फ्लू, नॉर्मल आप कह सकते हैं ये जो फ्लू होता है, कफ एंड कोल्ड जिसमें हो जाता है, तो ये वायरल होते हैं और बहुत ही कॉमन होते हैं बच्चों में। और जो हमारा अगला है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होता है, या आप कह सकते हैं ईयर इन्फेक्शन हो गया, या स्टमक इन्फेक्शन हो गया, या आप कह सकते हैं यूटीआई हो गया, या आप आरटीआई हो गया। तो ये सब थोड़ा अनकॉमन होता है बच्चों में। ये बच्चों को तब हो जाता है जब थोड़ा सा बच्चों का ख्याल कम रखा जाता है, या आप कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, या बच्चे ने कुछ ऐसा गलत खा लिया हो। तो इन सब वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और जो तीसरा रीजन हो सकता है वो है वैक्सीनेशन। अक्सर क्या होता है कि बच्चे वैक्सीनेशन के बाद बॉडी जो होती है बच्चों की वो अलग अलग तरह की होती है। तो कुछ बच्चों में वैक्सीनेशन के बाद फीवर आ जाता है, जबकि कुछ बच्चों में वैक्सीनेशन के बाद भी फीवर नहीं आता। तो जो सबसे कॉमन फीवर आने की वजह है वो है आपकी वायरल, और इनको 2 से 3 दिन रहना ही रहना है, और इस टाइम में ये बहुत पीक पे होते हैं। 2-3 दिन के बाद ये खुद ही माइल्ड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको फीवर को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो हमें ये जानना होगा कि आखिर फीवर जो है वो किस टेम्परेचर से है जो हमें ट्रीट करने की जरूरत है, या किन हालात में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आइए अब उसके बारे में जानते हैं। जब बच्चे को फीवर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप कहेंगे, देखिए हम सबके घर में जहाँ बच्चे होते हैं हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होता ही होता है, जिसमें हम बच्चों की इमरजेंसी मेडिसिन रखते हैं। उसमें एक मेडिसिन होती है पैरासिटामोल। जब भी बच्चे को फीवर हो तो जो सबसे पहली चीज हमें करनी है, अगर वो 100+ है तो आपको बच्चे को एज पर द रिक्वायरमेंट या एज पर द रिकमेंडेशन आपको बच्चे को पैरासिटामोल देना है। और पैरासिटामोल जो है वो आप अपने मन से नहीं देंगे, और ना ही आप इधर उधर से पूछ कर देंगे। आपके डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब करा है आप वही अपने बच्चे को देंगे, क्योंकि जो डोज होती है वो बच्चे में वेरिएशंस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वेट होते हैं बच्चों। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं और आपके बच्चे के वेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया है, तो आप बच्चे से आप डॉक्टर से हमेशा लिखवा लीजिए कि आपके बेबी को कल को अगर फीवर आ जाता है तो उसको पैरासिटामोल की आपको क्या डोज देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि बच्चे को फीवर होगा देन आई गो टू द डॉक्टर एंड देन आई आस्क, तो दैट विल बी टू लेट।
तो इट्स बेटर कि हमारे पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन हो, हमें खुद को वो पहले से ही पता हो कि बच्चे को फीवर हो तो हमें उसको इमीडिएटली कितना पैरासिटामोल देना है। हमें फीवर होने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर दिखाएंगे, फिर डॉक्टर मेडिसिन देगा, फिर वो बच्चे को खिलाएंगे तो वो लेट हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप पहले उसे मेडिसिन दे दें, आप उसके बाद डॉक्टर के पास उसे लेकर जाएं। तो हमेशा बच्चे के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर तैयार करके रखिए और उसमें कुछ मेडिसिन जो बच्चों को हमेशा जरूरत पड़ती रहती है उन सबको जरूर रखिए, जिनमें से पैरासिटामोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और कभी भी डोज किसी और से पूछकर मत दीजिएगा, क्योंकि आपको डॉक्टर के अलावा कोई और परफेक्ट डोज बता दे इसका डाउट है मुझे। अक्सर क्या होता है कि फीवर होता है तो बच्चों की एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है, बच्चों क्या बड़ों की भी एपेटाइट कम हो जाती है। तो हमें बच्चों को फोर्स नहीं करना है बहुत ज़्यादा, वो 1 मील नहीं लेगा 2 मील नहीं लेगा, क्योंकि अभी बॉडी में थोड़ा मेडिसिन गया है, उसे थोड़ा वर्कआउट होने दीजिए, उसका असर होने दीजिए। बॉडी में बहुत तरह की चेंजेस हो रही हैं जिसकी वजह से बच्चों की एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं खा रहा है, वो वीक हो रहा है, उसकी आंखें जो है वो थोड़ी ढलने सी लगी हैं, थोड़ा सबकॉन्शियस हो रहा है, अपने आप में कुछ गड़बड़ा रहा है, उसके अलावा उसे शीवरिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, आप कह सकते लूज मोशंस हो रहे हैं, या आप कह सकते बच्चा नीला या पीला पड़ने लगा है, तो इन सब कंडीशंस में हमें चाहिए कि हम इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके अलावा अगर बच्चे का फीवर 102 से ऊपर जा रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और छोटे बच्चों के केसेस में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी वार्म रहती है। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आप कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इससे ऊपर आपका बॉडी टेम्परेचर है दैट मीन्स के फीवर है। तो छोटे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसलिए रहता है कि जब वो वोम के अंदर होते हैं तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो तो इतनी होती नहीं है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद क्या होता है कि वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, रोलिंग करते हैं, या फीडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो माइलस्टोन्स बच्चे टच करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ती है जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है और उससे हीट भी जनरेट होता है। तो बच्चों का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ होता ही होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बच्चे अक्सर काफी कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि वो थोड़े पसीने आते हैं, बच्चों को सर से पसीने आते हैं। इनफैक्ट अशान के केस में भी मैंने देखा था कि अशान जब छोटे थे तो उनको सर से बहुत पसीना आता था। तो इनफैक्ट हम लोग बहुत ज्यादा वरीड भी थे, तो हमने अपने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने हमें यही बताया कि ये नॉर्मल है, कुछ टाइम तक रहेगा और वो खुद ही ठीक हो जाएगा, और वही हुआ, वो ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है और उसको आप देख रहे हो कि हमेशा ही 99 to 100 के बीच में फीवर रह रहा है, तो आप इसको इग्नोर मत करिए, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। जब भी बच्चों को फीवर हो हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए और हमें इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। फीवर कभी भी बच्चों का बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर फीवर बढ़ जाता है तो वो ब्रेन तक चला जाता है और जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है। तो हमें फीवर को किसी भी हालत में कंट्रोल करना है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है कि स्पॉन्जिंग हमें कब करनी चाहिए। स्पॉन्जिंग बहुत ही अच्छी चीज होती है। बच्चे का टेम्परेचर जब भी 102 से ऊपर हो जाए, यहाँ तक कि 101 से भी ऊपर हो जाता है, तो लोग स्पॉन्जिंग करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा तब रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और हम सब बहुत डरे हुए होते हैं, और स्पॉन्जिंग जो होता है वो एक नेचुरल वे है बुखार को ट्रीट करने का, तो इट्स वेरी सेफ एक्चुअली। तो स्पॉन्जिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, और स्पॉन्जिंग आपको करना चाहिए बच्चे को, ताकि उसका फीवर जो है वो डाउन हो जाए। अब स्पॉन्जिंग करेंगे कैसे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक बोल ले ले, उसमें ठंडा पानी डाल दें, टॉल को निचोड़े और स्पॉन्जिंग कर दें। तो आप बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हम मूवीज में और टीवी सीरियल्स में ही देखते हैं। जो एक्चुअल वे है स्पॉन्जिंग का वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमें एक बोल में ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ल्यूकवार्म वाटर मतलब हल्का गुनगुना पानी, जिस पानी को अगर आप यहाँ पे रखें तो आपको लगे कि पानी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म है। या तो आपको टैप वाटर लेना है, वो टैप वाटर जो ठंडा नहीं हो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का टैप वाटर। तो छोटे बेबीज के केस में आप कोशिश करिए कि आप ल्यूकवार्म वाटर ही लीजिए और उससे आप बेबी को स्पॉन्ज करें। जो बेबीज थोड़े बड़े होते हैं उनके केस में हम क्या करेंगे कि ल्यूकवार्म वाटर में हम 2-3 टॉल्स ले लेंगे, टॉल को डिप करेंगे, अच्छे से निचोड़ देंगे, फिर हम बेबी के कपड़े को हटा देंगे, और जब बेबी के ये कपड़े हम रिमूव करेंगे तो मेक श्योर कि आपका फैन और एसी ऑफ होना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर से स्पॉन्ज देने का एक फायदा ये भी है कि बच्चा जो है उससे अनकंफर्टेबल नहीं होगा। अगर हम बिल्कुल कोल्ड वाटर से स्पॉन्जिंग करेंगे तो उससे बच्चों को हाइपोथर्मिया होने का डर होता है, जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हमें टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करना है, एकदम से कम नहीं करना है।
तो हमें बच्चे को लीकवॉर्म वाटर से ही स्पॉन्जिंग करनी है। स्पॉन्जिंग करने के लिए हमने फैन और एसी को ऑफ कर दिया है, बच्चे के कपड़े को हमने रिमूव कर दिया है। अब टॉवल को पानी में निचोड़कर अच्छे से उसे निकाल देंगे पानी। अब टॉवल को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसे हम यहाँ से अपने बच्चे के बॉडी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे धीरे रखकर उसे हम पैड करेंगे। उसके बाद हम लेग्स के पास हम उसे स्पॉन्जिंग करेंगे। उसके बाद हम उसको आर्म्स पे स्पॉन्जिंग करेंगे। फिर बेबी को हम पेट के बल लिटा देंगे, उसको पीठ पे स्पॉन्जिंग करेंगे। फिर उसको हम फोरहेड पे स्पॉन्जिंग करेंगे। ये आप कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाइए जब तक कि 20 मिनट्स ना हो जाए। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की स्पॉन्जिंग बेबी को आप देंगी तो आप खुद ही देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत हद तक कम हो गया है। ये तो था इन केस कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, लेकिन बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, एक तो वो ये टॉवल वाला जो है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें स्पॉन्जिंग कैसे देनी है, लीकवॉर्म वाटर ले लेंगे एक बोल में जैसे हमने लिया, उसमें हम अपना हाथ डिप करेंगे, मेक श्योर कि पानी सारा निकल जाए उससे। फिर हम धीरे धीरे अपने हाथों को अपने बच्चे के फेस पे, बॉडी पे, हर जगह पे धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा कि बच्चा अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करेगा और आप बहुत आराम से उसको स्पॉन्जिंग दे सकते हैं। तो बहुत छोटे बच्चों के केसेस में आपको स्पॉन्जिंग ऐसे देनी है अपने हाथों से, जैसे आप बच्चों को प्यार कर रहे हो, ना कि टॉवल से। इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब स्पॉन्जिंग से फीवर कम कैसे होता है? बेसिकली जो वाटर जो हमारे स्किन पे जाएगा, जो बच्चों के स्किन पे जाता है, वो इवेपोरेट होता है। और वो जब इवेपोरेट होता है तो बॉडी से जो हीट होती है वो भी इवेपोरेट होती है, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि स्पॉन्जिंग से हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो स्पॉन्जिंग कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये था तरीका। हमारा अगला सवाल है कि रूम का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए जब बच्चे को फीवर हो। बहुत लोगों को ये लगता है कि बच्चे को फीवर है, फैन भी ऑफ कर दो, एसी भी ऑफ कर दो, बच्चों को बहुत सारे कपड़े पहना दो और उसको कुछ उड़ा दो, ब्लैंकेट टाइप की चीज। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि रूम का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए और बच्चों की क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो रूम का टेम्परेचर बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारी ऑलरेडी गर्म है। अगर बॉडी हमारी ऑलरेडी गर्म है, ऊपर से रूम भी गर्म है, तो वो बॉडी तो ऑलरेडी गर्म और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो हमें रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल बना के रखना है। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बहुत तेज फैन चला दीजिए, बहुत तेज एसी चला दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ और बहुत माइल्ड सा एसी चला देती हूँ, ताकि जो रूम का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल रहे, जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। तो रूम का टेम्परेचर हमें हॉट नहीं रखना है। अब क्लोथिंग पे आ जाते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे कपड़े पहना दें बच्चों को, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी वार्म है हमारी और उसके बाद बॉडी में से स्वेटिंग भी हो रही है। अगर हम उसे मोटे मोटे कपड़े पहना देंगे तो बॉडी में से और भी ज्यादा स्वेटिंग होने लगेगी। स्वेटिंग होने से क्या होता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन होने का खतरा हो जाता है। बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाएगी तो उसके जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं जो फ्लूइड्स होते हैं, जो एसेंशियल फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो अगर ज्यादा स्वेटिंग होगी तो ज्यादा पानी निकलेगा बॉडी से, और ज्यादा पानी निकलेगा तो बच्चे को डिहाइड्रेशन होने का डर होता है। तो बच्चे के जो कपड़े होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, कॉटन के होंगे, हल्के कपड़े पहनाइए बच्चे को, और बहुत ज्यादा मोटा कुछ मत उड़ाइए, बहुत ज्यादा तो आप पतली सी चादर उड़ा दीजिए। अच्छा, स्पॉन्जिंग के टाइम में मैं आपको एक चीज बताना भूल गई। अगर आप बच्चे को स्पॉन्जिंग कर रहे हैं और उस टाइम में अगर बच्चे को शिवरिंग होती है तो प्लीज आप इमीडिएटली उसी वक्त स्पॉन्जिंग को रोक दीजिएगा। इसी तरह से अगर बच्चे को शिवरिंग हो रही है तो उस टाइम पे हम बच्चे को थोड़ा सा हल्का मोटा कपड़ा उड़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर बच्चा नॉर्मल है, आपको ऐसा लगता है कि उसे कोई शिवरिंग नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे आप हल्का सा चाहे तो उड़ा सकते हैं। वैसे बच्चे जितने ज्यादा ढीले ढाले कपड़ों में होंगे, जितने खुले खुले होंगे, वो इतनी जल्दी रिकवर करेंगे। तो बच्चों को मोटे कपड़े मत पहनाइए और कुछ भी मोटा मत उड़ाइए, उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। अब हमारा अगला सवाल है मसाज और बाथ से रिलेटेड। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फीवर में बच्चों को मसाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बच्चों को नहलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मसाज तो मैं कहूँगी आप लोगों की करना ही करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत फाइट कर रही होती है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और बच्चा भी बहुत ढीला ढीला सा हो जाता है। तो अगर हम उसको मसाज करेंगे हल्के से गुनगुने तेल से, तो मुझे लगता है कि उसको अच्छा फील होता है और आपको मसाज देना चाहिए। और जहाँ तक नहाने की बात है तो ये थोड़ा सा पर्सनल है कि आप बच्चे को नहलाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपका मन मान रहा है तो आप बच्चे को बेशक से नहला सकते हैं, लेकिन पानी का जो टेम्परेचर है वो मैं फिर से कहूँगी ल्यूकवार्म होना चाहिए। पानी ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर से आप बहुत ही क्विक बात दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप उससे बातें मत दीजिए। लेकिन आप बच्चे को स्पॉन्जिंग जरूर कर दीजिए पूरी बॉडी पे, उससे बच्चा बहुत फ्रेश फील करेगा, बहुत रिलैक्स्ड फील करेगा। तो आप बच्चे को मसाज भी कर सकते हैं और आप बच्चे को नहला भी सकते हैं।
और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बच्चे को क्या खिलाएं और क्या पिलाएं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। देखिए इस टाइम पे बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत सुस्त भी हो जाता है, खाने का मन भी नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे हमें बच्चे को बहुत ही लाइट डाइट देनी चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि पतली खिचड़ी दे दीजिए, दलिया दे दीजिए, ओट्स दे दीजिए। और ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि बच्चे की का जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा फीवर में है, स्वेटिंग हो रही है, तो और उसे अगर हम लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं देंगे तो वहां पे आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन होने का डर हो सकता है। लिक्विड इंटेक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसे बहुत सारा पानी पिलाते रहें पूरा दिन। लिक्विड इंटेक से मेरा मतलब ये है कि पानी के अलावा, और ये सब कुछ आपको बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही देना है बच्चे को। पानी के अलावा आप बच्चे को बटर मिल्क पिला सकती हैं, कोकोनट वाटर पिला सकती हैं, लेमनेड पिला सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बच्चे को दाल का पानी पिला सकती हैं, सूप्स पिला सकती हैं। इन सब से क्या होगा, बच्चा जो है वो थोड़ा एनर्जेटिक फील करेगा और उसकी बॉडी में वाटर लॉस भी नहीं होगा, जिससे उसको डिहाइड्रेशन होने का भी खतरा नहीं होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेडिसिन देने के कितनी देर के बाद बच्चे का बुखार उतर जाता है। तो देखिए ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना फीवर है। अगर बच्चे का फीवर जो है वो 100 या 101 के आसपास है, आपने भी उसको मेडिसिन दी है, तो जनरली मेडिसिन को वर्क करने में लगभग 40 to 45 मिनट्स लग ही जाते हैं। तो इतनी देर में जनरली वो फीवर को डाउन करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर है, आप कह सकते हैं 103, 104, तो फिर मेडिसिन को काम करने में टाइम लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं फीवर को डाउन होने में। तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए और बार बार बच्चे का फीवर चेक मत करिए। उससे क्या होगा, आप भी पैनिक होंगे, आप भी परेशान होंगे और बच्चा भी परेशान हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जनरली जो मेडिसिन होती है, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो यही कहते हैं कि पैरासीटामोल जो है वो एसओएस देना है आपको, यानी कि फीवर आने पे ही आपको देना है। तो फिर भी मेडिसिन की जो गैप होती है वो ऑलमोस्ट 6 आवर्स की होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों का फीवर जो है वो 6 आवर्स से पहले आ जाता है। कई बार अभी उतरा और मैंने मेडिसिन दी और फिर थोड़ी देर में 2 से 3 घंटे में वापस से फीवर आ गया। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है। आपका डॉक्टर जो है वो आपको कुछ और भी मेडिसिन उसमें मिलाकर देगा, जो कि आपको पैरासीटामोल्स के बीच में खिलानी होती है। तो जैसा भी हो, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेने की कोशिश मत करिएगा। हो सकता है कि वो बच्चों के केस में सही ना हो। तो जो भी करिए सोच समझ कर करिए। और मेरा जो लास्ट पॉइंट है, मैं कहूँगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बच्चों को बहुत सारा रेस्ट करने दीजिए। जितना वो रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी वो रिलैक्स करेंगे। इस टाइम पे बच्चों का बहुत मन करता है कि वो पेरेंट्स में बिल्कुल घुस कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको बहुत सारा प्यार करिए, बहुत सारा पैम्पर करिए, उन्हें बताइए कि आप हैं उनके लिए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करिए। और हो सके तो थोड़ा बहुत उन्हें टीवी भी देखने दीजिए, इससे बच्चे अच्छा फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और उनके साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।